नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12, जो कि सबसे बड़ा चैप्टर है केमिस्ट्री का। वो कवर करेंगे और तुम्हें पता है बोर्ड में कम से कम 10 से 12 मार्क्स का इस चैप्टर में से आना ही आना है। तो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये पूरा चैप्टर हमें वन शॉट में कवर करना है और डिटेल में पढ़ेंगे पूरा का पूरा। और बोर्ड से रिलेटेड, एनुअल एग्जाम से रिलेटेड, प्री बोर्ड से रिलेटेड सारी चीजें इसके अंदर कवर कर दी जाएगी। तो यहाँ पे कुछ टॉपिक गिवन है जो हमें कवर करने हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड से पता चलेगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर कैसे बना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? यूनिक नेचर ऑफ कार्बन, जो कि कार्बन ही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेन, उसी से सारे कंपाउंड बनते हैं। उसके बाद देखेंगे टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स, एल्काइल ग्रुप एंड फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की प्रॉपर्टीज को देखेंगे, होमोलोगस सीरीज, प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज, आईयूपीएसी नेम, आइसोमर्स, फिर हाइड्रोकार्बन्स की फॉर्मेशन, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड। वैसे तो बाकी काफी सारे हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में केवल इतना ही गिवन है और इनकी रिएक्शंस देखनी है और सारी चीजें बनाने के मेथड क्या क्या है वो देखना है। तो शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। और चैप्टर इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसलिए कॉपी पेन निकाल करके नोट्स बनाने स्टार्ट करना। हो सकेगा तो मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन लिंक में, लेकिन सबसे अच्छा वो होगा कि आप साथ साथ वीडियो के पॉज कर करके नोट्स बनाएं। अगर वीडियो स्लो लगे तो 1.5 की स्पीड से देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम बात करते हैं कार्बन की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअल में है क्या? देखो, 1828 से पहले ये माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी है वो केवल नेचुरली मिल सकते हैं, उन्हें हम बना नहीं सकते, क्योंकि हमें कार्बन के नेचर के बारे में पता ही ना था। लेकिन धीरे धीरे बातें बीतती गई। 1828 के बाद एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिच होलर, और फ्रेडरिच होलर ने यूरिया को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हेल्प से बना दिया। मतलब एक हमारे पास अमोनियम साइनाइड नाम का एक कंपाउंड लिया और उन्होंने उससे यूरिया बनाया। अब यूरिया तो कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो कैसे बना दिया? तो उससे पहले, होलर से पहले लोग ये मानते थे कि कार्बन कार्बन के बीच एक विटल फोर्स होता है जिसकी वजह से कार्बन अलग नहीं हो पाता। लेकिन होलर ने उस बात को झुटला दिया था और उस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया और पता लगाया कि हाँ भाई, हम कंपाउंड को बना सकते हैं, लैब में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। केवल ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचुरली नहीं मिलते, हम उन्हें बना भी सकते हैं। धीरे धीरे और भी काफी साइंटिस्ट आए और सबने अपना अपना योगदान दिया और धीरे धीरे हमें कार्बन के नेचर का पता चलता रहा और वहां से इजाद हुई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब जो कार्बन से मिलकर के बनी है। तो तुम्हें पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना वास्ट सिलेबस है इसका कि क्लास 12th में एक पूरी बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से। केवल दो पार्ट है केमिस्ट्री के, एक इनऑर्गेनिक जिसमें कार्बन को छोड़ करके बाकी सब है, और एक ऑर्गेनिक जिसमें केवल और केवल कार्बन ही है। अब तुम देख लो कितना इंपॉर्टेंट कंपाउंड है कार्बन। तो सबसे पहले हम बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो कार्बन से मिलकर के बने हैं, उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे मिल सकते हैं हमें? जैसे पेट्रोल से ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है हमें, कोल से ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है, एनिमल से ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं, और वेजिटेबल्स ये जो होते हैं वेजिटेबल से ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं, प्लांट से मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड, सबसे पहले इंट्रोडक्शन यही है चैप्टर का, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? द कंपाउंड विच आर मेड अप विद कार्बन, कंपाउंड विच आर मेड अप विद कार्बन। अब ये मिलते कैसे हैं? कंपाउंड्स, कंपाउंड्स विच आर मेड अप विद कार्बन। मैं इसलिए बोर्ड पे लिख रहा हूं जिससे तुम भी साथ साथ लिखते चलो, है ना। तो इससे एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है कि जब मैं लिख रहा हूँ तो तुम्हें वही फील आएगा कि टीचर हमें सामने पढ़ा रहा है। तो तुम साथ साथ नोट्स बनाओगे, वीडियो पॉज करके नोट्स बना सकते हो। इंपॉर्टेंट नोट्स है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ऐसे नोट्स हैं। तो इसलिए इस हिसाब से बना लेना। इसलिए मैं साथ साथ लिख भी रहा हूँ जिससे तुम्हें भी लगे कि हाँ मैं लिख रहा हूँ तो मेरे साथ साथ तुम भी लिख पाओ। तो कंपाउंड विच आर मेड अप विद कार्बन, कार्बन इज ए मेन कंपाउंड इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे मिलते हैं, है ना? तो कैसे मिलते हैं? तो सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्स क्या है? अच्छा, मेरे अलग पेन से लिखते हैं, सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे मिलते हैं? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन करने के काफी सारे सोर्स होते हैं, जैसे मैंने तुम्हें बताया था। पहला सोर्स क्या है? नंबर फर्स्ट, प्लांट, प्लांट से हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल जाता है। सेकंड क्या चीज होता है? एनिमल्स, एनिमल से हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं। नंबर थर्ड क्या होता है? पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से ही हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं। फोर्थ क्या होता है? कोल, कोल से भी हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं। तो ये सारे के सारे सोर्सेज हैं जिनसे हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड इजिली मिल जाते हैं। और तुम्हें पता है ये जो पेट्रोल है ये कहाँ से बना है? ये पेट्रोल बना है डायनासोर के मरने से। जब पहले बिग बैंग एस्ट्रॉइड टकराया था अर्थ पे, तो पूरी अर्थ के
नष्ट हो गई थी, तो अर्थ के जो डायनासोर होते थे पहले, डायनासोर सारे के सारे जमीन के अंदर दब गए थे, और दबने के बाद धीरे धीरे उस पर अर्थ पे जीवन आया, सारी की सारी मिट्टी उसके ऊपर आ गई, और बहुत गहराई पे जाने के बाद, काफी साल बीतने के बाद, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से सारा का सारा डायनासोर फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो गए, और वो फॉसिल फ्यूल आज हम पेट्रोल की फॉर्म में, कोल की फॉर्म में निकालते हैं, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। तो दीज आर द सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? विच आर मेड विद कार्बन, सिंपली। अब यहाँ पे हमने बात की ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? एक्चुअली में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर डेली लाइफ, कि हम अपनी लाइफ में जो यूज करते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बिना पॉसिबल नहीं है। जैसे सोप किससे मिलकर बना है? ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन से मिलकर बना है। शैम्पू किससे मिलकर बना है? कार्बन से मिलकर बना है। फेस वॉश, क्रीम, जितने भी जेल्स होते हैं, हम जो भी चीज यूज करते हैं अपनी बॉडी के लिए, सब के सब किससे मिलकर के बने हैं? कार्बन से मिलकर बने हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे? अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअल में इट इज वेरी essential in our daily life. The product like soap, shampoo, gel, cream, etc. all are made up with organic compound. तो इनके बिना तो पॉसिबल है नहीं, और इनके बिना रह कैसे पाएंगे? क्रीम के बिना कैसे रह लेंगे? हमें दिखाना भी तो है ना कि हम कितने अच्छे हैं। तो इसलिए ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अगर हम बात करें, ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट कौन प्ले करता है? कार्बन। तो कार्बन के पास ऐसा क्या है जो कार्बन ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेन पार्ट प्ले करता है या मेन रोल प्ले करता है? तो कार्बन हैज यूनिक प्रॉपर्टी। 3 प्रॉपर्टी कार्बन के पास होती है। पहला उसका टेट्रावैलेंसी नेचर, कार्बन के पास 4 वैलेंसी होती है। ना ही वो मेटलॉइड की ना ही वो मेटल की कैटेगरी में आता है, और ना ही वो सेमीकंडक्टर उसकी, ना तो वो मेटल की कैटेगरी में आता है, ना ही वो नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है। वो है इन दोनों के बीच का, जिसे बोलते हैं मेटलॉइड। तो कार्बन मेटलॉइड की कैटेगरी में आता है, और मेटलॉइड सभी से बॉन्ड बना लेते हैं। तो इसलिए कार्बन की पहली प्रॉपर्टी जो यूनिक प्रॉपर्टी है वो है टेट्रावैलेंसी। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन। कैटिनेशन मतलब वो एक कार्बन से दूसरा कार्बन, दूसरे कार्बन से तीसरा कार्बन, बहुत बड़ी चेन बना लेता है, उसे ही बोलते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। और तीसरी प्रॉपर्टी होती है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म मतलब कार्बन के काफी सारे कंपाउंड होते हैं जिनका फॉर्मूला तो सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग होगी, तो उसे आइसोमेरिज्म कहते हैं। उसी की हेल्प से कार्बन के आज के टाइम में 5 मिलियन से ज्यादा कंपाउंड है। आप बिलीव नहीं करोगे, 5 लाख से ज्यादा कंपाउंड, 50 लाख से ज्यादा कंपाउंड आज कार्बन के बनाए जाते हैं, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। और कहा तो ये बात मानते थे लोग कि कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया ही नहीं जा सकता, ये नेचुरली मिलता है। और देखो करिश्मा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे आगे की, अगर हम बात करें आगे की टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो ऑर्गेनिक यूनिक नेचर ऑफ कार्बन, सबसे पहले बात करते हैं यूनिक नेचर ऑफ कार्बन की। तो चलिए भाई, यूनिक नेचर ऑफ कार्बन, यूनिक नेचर ऑफ कार्बन। तो कार्बन का यूनिक नेचर है, सबसे पहला क्या यूनिक नेचर है? टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या होता है कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। कार्बन को बेसिकली हमें पता है कि C से डिनोट करते हैं, और कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6 होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे तो वी कैन गेट 4 2,4। तो दीज आर दी 4 इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो दिस इज द कार्बन एंड इट हैज 1 2 3 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 बॉन्ड बना सकता है इजीली। तो एक बॉन्ड ऐसे बनाएगा, एक बॉन्ड ऐसे बनाएगा, एक बॉन्ड ऐसे बनाएगा, एक बॉन्ड ऐसे बनाएगा। इसे ही बोलते हैं टेट्रावैलेंसी नेचर, विच हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। तो लिखेंगे इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। तो इसी वजह से हम टेट्रावैलेंसी प्रॉपर्टी कहते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बन जाती है इसकी, जो इसे यूनिक बनाती है? कैटिनेशन। कैटिनेशन, तो कैटिनेशन इज ए प्रॉपर्टी विच कैन फॉर्म ए लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, है ना? तो क्या हो जाएगी?
the property by which it can make longest chain of कार्बन। जैसे कि हम यहाँ पे देखें तो ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, दिस इज द कैटेरिएशन प्रॉपर्टी। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे, 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 तो कैसे भी चेन बना सकता है। इसे प्रॉपर्टी को हम कहेंगे कैटेरिएशन प्रॉपर्टी। और हम थर्ड बात की बात करें तो थर्ड प्रॉपर्टी जो इसे यूनिक बनाती है दैट इज आइसोमर्स, आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म। द प्रॉपर्टी विच हैज the property which has same formula but different structure is called isomerism। तो यहीं पे हम बात करें the property which has same formula but different structure is called isomers। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे ग्लूकोज की एंड फ्रुक्टोज, एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो जाएंगे, ग्लूकोज हो जाएगा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। फ्रक्टोज दोनों एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, C6H12O6, और दोनों का ही फॉर्मूला C6H12O6। द डिफरेंस इज दैट कि दोनों की स्ट्रक्चर अलग अलग है और फॉर्मूला सेम है। तो ये थी प्रॉपर्टी जिसे यूनिक बनाती है कार्बन को, जो प्रॉपर्टी कार्बन को यूनिक बनाती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम किसकी, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से होते हैं और इस कार्बन से हम कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। तो चलिए, तो बात करें अगर हम फोर्थ टॉपिक की, दैट इज कॉल्ड टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखते हैं भाई कौन कौन से टाइप है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से टाइप है, देखो जो वही कंपाउंड जो कार्बन से मिलकर बने हैं, जैसे कि हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन का कॉम्बिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और तुम्हें पता है कि कार्बन लव्स हाइड्रोजन, सबसे ज्यादा प्यार कार्बन हाइड्रोजन से ही करता है, इसलिए वो जहां भी हाइड्रोजन दिखता है उससे बॉन्ड बना लेता है। तो हाइड्रोकार्बन को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। वैसे तो उसका मेन जो कैटेगरी है वो ये एलिफेटिक और साइक्लिक, और ओपन चेन, क्लोज चेन वो एक अलग चीजें हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड पहला तो हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है एल्कोहल, तीसरा एल्डिहाइड, कीटोन, फॉर्मेल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सारे के सारे जो कंपाउंड्स होते हैं ये कार्बन के कंपाउंड है और कार्बन से मिलके बने हैं, इसलिए इनका नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो देखते हैं भाई कौन कौन से। सो देयर आर फॉलोइंग कंपाउंड्स, फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो बेसिकली हमें कौन कौन से कंपाउंड्स के बारे में देखना है। जैसे हम बात करें सबसे पहला हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स। तो इनका फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है HC, देखो C से H का, तो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। सेकंड बनती है एल्कोहल, एल्कोहल्स। एल्कोहल्स क्या होते हैं, जो कार्बन के साथ मिलके OH का ग्रुप कनेक्ट हो जाता है यहाँ, मतलब हम इसे देख सकते हैं R एक एल्काइल ग्रुप होता है जो कार्बन का ही है, OH, तो एल्कोहल बन जाते हैं। ऐसे ही बात करते हैं हम किसकी, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, जो R के साथ कनेक्ट होकर CHO का ग्रुप जुड़ जाता है, ये CHO, ये फॉर्मेल्डिहाइड। ऐसे फोर्थ क्या होता है, कीटोन। कीटोन कौन सा ग्रुप होता है, जो R के साथ कनेक्ट होकर के CO का बन जाता है, मतलब इस तरह से कुछ डबल बॉन्ड के साथ O, इसे कीटोन ग्रुप बोलते हैं, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और फिफ्थ क्या होता है हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड, जो हमारे सिलेबस में है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, R लगा करके COOH। दीज आर दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये कार्बन से ही मिलके बने हैं सारे के सारे, और सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, आपको पता है। तो इन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। अब हमें इनमें बेसिकली क्या पढ़ना है, हाइड्रोकार्बन्स और इनके टाइप क्या होते हैं, क्या क्या फॉर्मूला है हाइड्रोकार्बन्स के, क्या इनकी प्रॉपर्टीज है, और हम कैसे होमोलोगस सीरीज में से कनेक्ट करेंगे। तो देखते हैं आगे की बात, जिसे बोलेंगे हम क्या, हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स टाइप। चलिए, तो हाइड्रोकार्बन बेसिकली टू टाइप के होते हैं। अगर मैं बात करूं हाइड्रोकार्बन की, एलिफेटिक, एक साइक्लिक। एलिफेटिक मतलब जो ओपन चेन में होते हैं, जैसे एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन, ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर दो टाइप के होते हैं, एक तो एरोमेटिक होते हैं और एक एलिफेटिक होते हैं।
एरोमेटिक और एक एरोमेटिक होते हैं, एक एलिसाइक्लिक होते हैं। तो वो चेन के अंदर जो हो जाते हैं उन्हें बोल देते हैं हम साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स, तो हाइड्रोकार्बन क्या है? द कंपाउंड विच आर मेड अप विद हाइड्रोजन एंड कार्बन, है ना। इसका सिंपल डेफिनेशन क्या बनेगी? द कंपाउंड विच इज मेड अप विद हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। अभी हाइड्रोकार्बन के टाइप अगर हम देखने की कोशिश करें यहाँ पे, तो देखो ये 2 टाइप के होते हैं। दे आर बेसिकली ऑफ 2 टाइप। नंबर फर्स्ट एलिफैटिक, एलिफैटिक इन्हें हम ओपन चेन बोलते हैं, ओपन चेन। और सेकंड हमारे पास बन जाता है क्या? साइक्लिक। ये क्या होता है? क्लोज चेन के अंदर होता है, क्लोज चेन में हो जाते हैं। अब एलिफैटिक भी 2 टाइप के होते हैं। यहाँ पे हम इन्हें बात करें तो क्या हो जाते हैं? एल्केन, एल्केन, ये 3 टाइप के होते हैं। एल्कीन, एलिफैटिक भी 2 टाइप के होते हैं, मैं तुम कह रहा था। अब एलिफैटिक भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो सैचुरेटेड में क्या आता है? सैचुरेटेड में आते हैं एल्केन्स, एल्केन्स इन्हें हम पैराफिन भी बोलते हैं, पैराफिन्स भी बोल देते हैं। एल्केन्स आते हैं, इन्हें हम पैराफिन भी बोलते हैं। और अनसैचुरेटेड में क्या आते हैं? एल्कीन, एल्कीन और एंड एल्काइन, और इन्हें हम ओलिफिन्स भी बोल देते हैं, ओलिफिन्स भी बोल देते हैं। तो दीज आर द सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड 2 टाइप के हाइड्रोकार्बन है एलिफैटिक कैटेगरी के। और उसमें हमारे पास सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड को मिलाए तो 3 हाइड्रोकार्बन मिलेंगे जो कि चेन्स है। फर्स्ट एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अब इनके नाम कैसे पढ़े वो अभी डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। साइक्लिक की बात करें तो साइक्लिक में भी 2 टाइप के होते हैं। एक हो जाता है कौन सा? एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक। और सेकंड क्या हो जाता है? एरोमेटिक, एरोमेटिक। तो एलिसाइक्लिक में क्या होता है? एक क्लोज चेन, ये क्लोज चेन की फॉर्म में होते हैं जिनमें कम से कम 3 से ज्यादा कार्बन हो। जैसे कि यहाँ पे सी, यहाँ पे सी, यहाँ पे सी, यहाँ, ये एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। यहाँ मैंने लगाई यहाँ, 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 यहाँ और यहाँ और यहाँ, ये भी एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। एरोमेटिक क्या है? द एलिसाइक्लिक कंपाउंड विच कंटेन्स एटलीस्ट 1 बेंजीन। एक बेंजीन की रिंग अगर किसी कंपाउंड में होती है तो वो एरोमेटिक कहलाता है। जैसे कि बेंजीन क्या है? दिस इज द बेंजीन रिंग, जिसके पास 3 सिंगल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये बेंजीन है। तो इसे हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारे हाइड्रोकार्बन की बातें सारी। ये तो टाइप पढ़े हैं, हमें इन्हें डिटेल में पढ़ना है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड को, जिसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और किस बेस पे हमने देखा है। ठीक है, तो बात करते हैं क्या? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। ये नोट करते रहना वीडियो पॉज करके भाई, है ना। वीडियो पॉज करके नोट्स करते चलना, नोट्स करते चलोगे तो तुम्हारा ही फायदा है। ये नोट्स इतने प्रॉपर बन जाएंगे ना कि आपको लगेगा कि हाँ हम कुछ पढ़ रहे हैं, और बढ़िया नोट्स एकदम। और इसमें से क्वेश्चन आएंगे, अभी दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी अगर टाइम बचेगा तो डिस्कस करेंगे, तब देखेंगे कि कितने सारे क्वेश्चन इसमें रिपीट हुए हैं। तो हम अगर बात करें यहाँ पे किसकी, टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन विच कंटेन्स सिंगल बॉन्ड ऑफ कार्बन कार्बन। मतलब जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और इनका दूसरा नाम होता है एल्केन्स। एल्केन्स नाम के जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आते हैं। उनका दूसरा नाम पैराफिन भी कह देते हैं। पैराफिन जरा वैक्स, मोम, है ना, मधुमक्खी का छत्ते में से जो निकलता है मोम, वो जो है ना वो एक्चुअल में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। और जो एल्कीन एल्काइन होता है ये अनसैचुरेटेड होते हैं, जैसे कि घी, जो घी होता है ना, वनस्पति घी जिसे बोलते हैं, आपने देखा होगा डालडा घी, वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में निकलता है, जिनमें फैट निकल के आता है बहुत सारा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें सैचुरेटेड घी, द कंपाउंड, द कंपाउंड which contains single bond between carbon and carbon, example alkane। ये है। तो एल्केन क्या होता है एक्चुअल में? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ एल्केन की बात करें हम, एल्केन का फॉर्मूला बनता है CnH2n प्लस 2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एल्केन।
हम ऐसे एल्केन बना सकते हैं। अब एल्केन का पहला मेंबर क्या है? इनम, और वी कैन से पैराफिन्स। पैराफिन्स भी हम इन्हें बोल देते हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर दोस टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन विच कंटेन्स सिंगल बॉन्ड ऑफ कार्बन कार्बन, है ना। और उसी का एक फॉर्मूला है CnH2। ऐसे जितने भी कंपाउंड बनेंगे जिनके भी सिंगल बॉन्ड और कार्बन होगा वो सारे के सारे एल्केन है, और यही एल्केन की फैमिली मेंबर है। तो अगर हम फर्स्ट मेंबर की बात करें, फर्स्ट मेंबर, तो एन की वैल्यू क्या कर रखी है 1, तो क्या आएगा CH4, इसका नाम है मीथेन, और ये हमें पढ़ना है मीथेन गैस, समझे। ऐसे एन इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो बनेगा C2H6, इसका नाम है इथेन गैस, है ना। और ऐसे अगर हम एन इक्वल टू 3 रखेंगे तो हमें मिलेगा C3H8, और इसका नाम होगा प्रोपेन गैस, प्रोपेन गैस। तो ऐसे काफी सारी होमोलोगस सीरीज बन जाएगी, और ये फैमिली मेंबर है सारे के सारे एल्केन ग्रुप के, और इसे बोलते हैं एल्केन हाइड्रोकार्बन। हमारे सिलेबस में केवल ये दो है, मीथेन और इथेन, एल्केन ग्रुप का जो हमें पढ़ना है, और ये कैसे बनते हैं ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला है किसका? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड। अगर हम बात करें यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो अनसैचुरेटेड क्या हो जाएंगे? विच कंटेन्स डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, या तो डबल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच, या ट्रिपल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच। तो इट कैन सेज, इट मे बी सेज दैट दिस इज द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अगर हम बात करें, द कंपाउंड which consist double or triple bond between कार्बन कार्बन एटम, ठीक है। तो ये है अनसैचुरेटेड। इनमें दो टाइप के होते हैं। नंबर फर्स्ट, एक का नाम पड़ेगा एल्कीन, एल्कीन कहते हैं, और दूसरे का नाम पड़ेगा क्या? एल्काइन। तो एल्कीन वाला कौन सा है? जिसके भी डबल बॉन्ड है वो एल्कीन वाला है, जिसके भी सिंगल बॉन्ड है वो ट्रिपल बॉन्ड है वो एल्काइन वाला है, ठीक है। तो एल्कीन का अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ इसका, एल्कीन का जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है अगर हम वो लिखना चाहें तो फॉर्मूला बनेगा CnH2n, दिस इज द एल्कीन। और इसका लिखेंगे तो CnH2n-2, तो ये बन जाएगा एल्काइन। तो सिंपल, ये सैचुरेटेड, वो सैचुरेटेड, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के फॉर्मूलेज हैं। अगर हम इसे लिखना चाहें मेंबर्स, इनके फैमिली मेंबर, तो फर्स्ट मेंबर की बात करें तो फर्स्ट मेंबर क्या बनेगा इसका? C1H2। ये एक मेंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये तो ग्रुप है, तो पहला मेंबर कभी इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेकंड मेंबर की बात करें तो C2H4, ये बना, इसका नाम है इथेन गैस, इथीन, है ना। डबल बॉन्ड है तो ईन, इसे ईन बोलते हैं, ठीक है। तो एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ई एन ईन मतलब डबल बॉन्ड, और एन मतलब सिंगल बॉन्ड, ये पता होना चाहिए आपको। ऐसे थर्ड मेंबर की बात करें तो थर्ड मेंबर क्या बन जाएगा? C3H6, प्रोपीन नाम है इसका, प्रोपीन। इस तरह से ऐसे इसका मेंबर जोड़े। फर्स्ट मेंबर तो उसका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, लेकिन सेकंड मेंबर की बात करें तो C2H2, इसका नाम है एसिटिलीन, एसिटिलीन गैस। इसे हम बनाना सीखेंगे कैसे बनता है। ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। ये सारी की सारी कार्बन्स की, हाइड्रोकार्बन्स की फैमिली है, जिनमें सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड दोनों चीज आ जाती है। अब हमने देखा सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड पूरा का पूरा। अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें, तो अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें और इनके देखिए कि कैसे फंक्शनल ग्रुप और एल्काइल ग्रुप इससे कनेक्ट होते हैं, तो बात करते हैं आगे की टॉपिक्स की। प्रॉपर्टी एल्काइल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप। तो एल्काइल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? जब हम किसी भी एल्केन में से, एल्कीन में से या एल्काइन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो एल्काइल ग्रुप, एल्कीन ग्रुप या एल्केन ग्रुप हमें मिल जाता है। एल्केन मतलब कि जब हम किसी एल्केन में से, मतलब किसी हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो एल्काइल ग्रुप हमें मिल जाता है, और वहां पे हम CH3 एक एल्काइल ग्रुप को माना जाता है। तो ऐसे ही फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? जब किसी कंपाउंड से एक स्पेशल ग्रुप अटैच हो जाता है जो उस कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज, बिहेवियर चेंज कर देता है, उसे फंक्शनल ग्रुप कह देते हैं। जैसे कि कुछ लिमिटेड फंक्शनल ग्रुप हमारे पास होते हैं, OH, COOH, CO, CHO, दीज आर दी फंक्शनल ग्रुप, जो हमने अभी पढ़ा था। एल्कोहल, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर्मल्डिहाइड एसिड, ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप हैं जो एल्काइल ग्रुप से कनेक्ट होकर के एक नया कंपाउंड बना देते हैं। होगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही, और उन्हीं की स्ट्रक्चर हमें पढ़नी होगी अभी। तो देखते हैं बात किसकी करते हैं। स्टार्टिंग में हम बात करें अगर हम एल्काइल ग्रुप, तो एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं? तो एल्काइल ग्रुप
एल्काइल ग्रुप। When one hydrogen removed, when one hydrogen removed from alkane group, then alkyl group formed, है ना। तो कैसे बनेगा एल्काइल ग्रुप, जैसे कि हमारे पास ये था CH4। अब इसमें से हमने एक हाइड्रोजन बाहर निकाला तो बना CH3। इसी का नाम है एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। और इसे हम डिनोट करेंगे बेसिकली किससे, R से। एल्काइल है ये, है ना। और इसका नाम क्या है वैसे, मिथाइल ग्रुप। इसी का नाम क्या देंगे हम, मिथाइल ग्रुप। अभी IUPAC जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या है मिथाइल ग्रुप। तो ये तो था एल्काइल ग्रुप की बातें सारी। अब अगर हम बात करें आगे के अच्छा, एल्काइल ग्रुप का काम क्या होता है, किसी भी फंक्शनल ग्रुप के साथ कनेक्ट हो जा करके एक नया कंपाउंड बना देना। अगर हम बात करें किसकी, फंक्शनल ग्रुप्स की, तो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, बेसिकली एक ऐसा ग्रुप जो किसी भी एल्काइल ग्रुप के साथ कनेक्ट होकर के एक नया कंपाउंड बनाएगा, जिसकी प्रॉपर्टी और बिहेवियर प्रीवियस कंपाउंड से बिल्कुल अलग हो जाएगा, है ना। तो लिखेंगे द कंपाउंड, द ग्रुप which can connect with alkyl group and formed new compound having certain chemical and physical properties। तो उसे कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आर के साथ, आर तो एल्काइल ग्रुप है ना, उसका OH जोड़ा, तो दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। या आर के साथ हमने COOH कनेक्ट किया, तो दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। या आर के साथ हमने CO कनेक्ट किया, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, है ना। या आर के साथ हमने CHO कनेक्ट किया, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला ये सब क्या है, फंक्शनल ग्रुप्स है, जिन्हें हम फॉर्मेल्डिहाइड, इस ग्रुप का नाम क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। मैंने लिखवाया था पीछे भी, देख सकते हो। इसका नाम क्या है, कीटोन हो जाता है। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है, अल्कोहल। तो दीज आर द फंक्शनल ग्रुप, और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। जैसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, कि जो ये कंपाउंड बनाएंगे उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होगी, जो कि लिखा भी है। पहली प्रॉपर्टी ये होगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, जो इन कंपाउंड को कनेक्ट करके होमोलोगस सीरीज बनती है, वो होमोलोगस सीरीज सिमिलर प्रॉपर्टी रखती है। जैसे अल्कोहल में हम फंक्शनल ग्रुप को ऐड करेंगे तो होमोलोगस सीरीज बनेगी, और वो उसकी प्रॉपर्टी होगी वो सिमिलर होगी एक दूसरे कंपाउंड की, मतलब अल्कोहल से रिलेटेड होगी। तो दीज आर दी प्रॉपर्टीज और दीज आर दी फंक्शनल ग्रुप। तो हमने ये बातें करी, प्रॉपर्टीज और फंक्शनल ग्रुप की बातें हमने करी। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, एक्चुअल में होमोलोगस सीरीज एक ऐसी सीरीज है, होमोलोगस सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिनमें कार्बन एलिमेंट के बीच CH2 का डिफरेंस चलता है। जब एल्केन, एल्किन, एल्काइन के मेंबर्स में हम CH2 निकालते रहते हैं, तो हमें जो सीरीज मिलती है उसे होमोलोगस सीरीज कहेंगे। अब होमोलोगस सीरीज की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि प्रॉपर्टी पहली क्या होगी, होमोलोगस सीरीज के हर एक कंपाउंड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो एक दूसरे के समान होगी, मतलब सिमिलर होगी। अब ऐसे ही जो होमोलोगस सीरीज में कंपाउंड बनता है, वो कंपाउंड सारे के सारे सेम मेथड से बनाए जाते हैं, मतलब लैब मेथड जो होगा इनका सबका सेम ही होगा। इनकी ये प्रॉपर्टी है। और दूसरी तीसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, जो इनका एटॉमिक नंबर होता है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है सारा का सारा। तो होमोलोगस सीरीज को जब हम लिखेंगे तो उनका एटॉमिक नंबर आगे चल करके, मतलब बढ़ाते बढ़ाते इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जा सकते हैं। तो हर एक एल्केन, एल्किन, एल्काइन तीनों मेंबर्स की होमोलोगस सीरीज अलग अलग होती है। हम उसे आराम से बना सकते हैं, बस ध्यान क्या रखना है, CH2 का डिफरेंस चलना चाहिए। अगर CH2 का डिफरेंस चलेगा तो जो सीरीज मिलेगी वो होमोलोगस सीरीज होगी। जैसे अगर हम बात करें आगे की, यहीं पे तो देखो, बात करते हैं किसकी, होमोलोगस सीरीज। तो यहीं पे बात करें होमोलोगस सीरीज,
तो होमोलोगस सीरीज क्या बन जाएगी, द कार्बन चेन विच हैज CH2 डिफरेंस, है ना, द कार्बन चेन, ऐसे लिखो, द चेन ऑफ कार्बन which has difference of CH2 between the preceding preceding कंपाउंड। ठीक है, CH2 का डिफरेंस मिलना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें CH4, इसके अंदर हमने CH2 ऐड किया तो हमें क्या मिलेगा, C2H6। इसके अंदर CH2 ऐड किया, हमें क्या मिलेगा, C3H8। तो एक एल्केन ग्रुप की होमोलोगस सीरीज बन जाएगी। तो ये है होमोलोगस सीरीज। अब हर एक ग्रुप की होमोलोगस सीरीज अलग अलग होती है। जैसे बात करें क्या, होमोलोगस सीरीज फॉर एल्केन, यहाँ पे होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन। तो एल्केन की होमोलोगस सीरीज कैसे बनेगी, क्या है एल्केन का फॉर्मूला, हमें पता है। जो एल्केन का फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। तो अब हम इसके मेंबर बनाने हैं। तो देखो पहला मेंबर CH4, इसका नेक्स्ट मेंबर बनाना है, कुछ नहीं करना, CH2 ऐड करो, C2H6, फिर CH2 ऐड करो, C3H8, CH2 ऐड करो, C4H10। तो ये बनेंगे इसके मेंबर सारे के सारे, इसके हेलो होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन ग्रुप। अगर हम बात करें किसकी, होमोलोगस सीरीज फॉर एल्कीन, होमोलोगस सीरीज फॉर एल्कीन या एल्कीन की, एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, है ना। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो देखो पहला मेंबर तो है ही नहीं, दूसरा मेंबर C2H4, नेक्स्ट बनाना हो तो CH2 ऐड करो, क्या बनेगा, C3H6, नेक्स्ट मेंबर बनाना हो तो CH2 ऐड करो, C4H8, अगला बनाना हो तो C2H2 ऐड करो, C5H10। सो दीज आर दी होमोलोगस सीरीज फॉर एल्कीन ग्रुप। अगर हम बात करें थर्ड की, लास्ट, होमोलोगस सीरीज फॉर एल्काइल, नहीं एल्कीन, एल्काइन। तो एल्काइन के फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। ठीक है, तो यहाँ कैसे बनेगी, देखो यहाँ बनने का सिंपल प्रोसेस, पहली अटेम्प्ट तो हुई है C2H2 पहला मेंबर, जिसमें CH2 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, C3H4, अगला मेंबर C4H6, अगला मेंबर C5H8। तो दीज आर दी होमोलोगस सीरीज फॉर डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स। अब इस होमोलोगस सीरीज की तुम्हें पता है प्रॉपर्टीज होती है, और प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था प्रॉपर्टीज की, अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज, प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज की प्रॉपर्टी क्या होगी, तो सिंपली पहली प्रॉपर्टी वही होगी कि द कंपाउंड्स ऑफ homologous series have similar properties, similar chemical properties। ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरा क्या बन जाती है, they formed with same method, एक ही मेथड से बनाए जाते हैं, they form with same method। अब जो इनका यूपीएससी नेम होगा, है ना, क्या होती है होमोलोगस सीरीज की थर्ड प्रॉपर्टी होती है, they have same general formula, same general formula। तो सेम जनरल फॉर्मूला, जैसे कि CnH2n+2, ये एल्केन का, तो होमोलोगस सीरीज के सारे कंपाउंड का फॉर्मूला इसे वेरीफाई करेगा। इसका मतलब होता है सेम जनरल फॉर्मूला। ठीक, और फोर्थ प्रॉपर्टी जो होती है, जो होमोलोगस सीरीज के हर एक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट है, वो सीरीज के इंक्रीज होने के साथ साथ या एटॉमिक मास के इंक्रीज होने के साथ साथ इंक्रीज होता जाता है। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर increases
विथ इंक्रीजेस एटॉमिक मास। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है होमोलोगस सीरीज की। और आपको पता है कि होमोलोगस सीरीज क्यों बनाई गई है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? होमोलोगस सीरीज का मेन सिग्निफिकेंस ये है कि जिससे कि हम सिस्टमैटिक स्टडी कर सके सारे कंपाउंड की कार्बन के। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है इसका, कि उस कार्बन के कंपाउंड तक के प्रॉपर्टी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं जो अभी तक बना भी नहीं है होमोलोगस सीरीज के हिसाब से, क्योंकि सब कंपाउंड की प्रॉपर्टी सिमिलर है। जैसे इसकी कंपाउंड हमें बन चुका, हमें पता है कंपाउंड क्या है, हमें इसकी प्रॉपर्टी का पता है, तो उससे अगर आने वाला 100वां कंपाउंड में हम इसकी प्रॉपर्टी के बेस पे बता सकते हैं। दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ होमोलोगस सीरीज। और इन्हीं सिग्निफिकेंस को यूज करते हुए हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जिसका नाम होगा आईयूपीएसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और तुम्हें पता है बहुत बच्चों को डराता भी है। आईयूपीएसी ऐसे समझा दी जाएगी कि मजा आ जाएगा। आईयूपीएसी एक संस्था है, इंडियन इंटरनेशनल आईयूपीएसी एक संस्था है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। 1957 में इसका गठन हुआ था। और वहां पर जब सारे साइंटिस्टों के बीच में दिक्कत आ रही थी कि यार इतने सारे कंपाउंड है, इनके सबका नाम कौन याद करेगा, कैसे याद करेगा और कब तक याद करेगा, और कोई बहुत सारे कंपाउंड है और बहुत अलग कंपाउंड है, तो उसका नाम कैसे दिया जाए। तो नाम देने की एक प्रथा चल पड़ी, और उसी प्रथा में उस नाम देने की एक संस्था जुड़ी, और उसी संस्था में बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया गया। ऐसे नहीं कि किसी को भी उठा लिया, साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, है ना, अच्छे अच्छे, बढ़िया बढ़िया, तो उन्हें उठा करके उनसे पूछा गया बताओ भाई क्या मेथड निकाला जाए। तो उन्होंने एक मेथड निकाला, नेमिंगक्लेचर, है ना, कि हर एक कंपाउंड को एक नाम दिया जाना चाहिए, यूनिक नाम, चाहे फिर कोई सा भी कंपाउंड हो, और हमें नाम देना हो तो हम इस मेथड को यूज करके उसे नाम दे सकते हैं। और उसी मेथड का नाम पड़ा आईयूपीएसी। हालांकि आईयूपीएसी एक संस्था है, और उसी पे कह देते हैं हम आईयूपीएसी नहीं। तो पढ़ते हैं आईयूपीएसी का क्या है, क्या क्या इसके रूल्स हैं, और हाउ वी कैन गिव द नेम ऑफ एनी कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ आईयूपीएसी। तो चलिए भाई आईयूपीएसी की बातें कर लेते हैं। तो नोमेनक्लेचर बोलते हैं वैसे होते हैं, नोमेनक्लेचर, है ना। तो नोमेनक्लेचर या आईयूपीएसी, नोमेनक्लेचर या कहते हैं आईयूपीएसी। तो आईयूपीएसी तुम्हें पता है कब की बात है, 1957 की बात है। आईयूपीएसी स्टैंड्स फॉर, आईयूपीएसी का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल इंटरनेशनल नेशनल इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसका मतलब है। तो एक संस्था है, कब गठन हुआ था इसका, 1957 में इसका गठन हुआ था, वहां से पता चला। तो इसके को रूल्स है, तो रूल्स के लिए पहले हम देखते हैं क्या क्या। तो सबसे पहले हमें कुछ चीज याद करनी पड़ेगी। जैसे अगर हमें नेम देना है आईयूपीएसी नेम, तो आईयूपीएसी नेम का सिंपल फॉर्मूला क्या है, याद रखेंगे। नेम का सिंपल फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले आएगा प्रीफिक्स, प्रीफिक्स आता है, उसके बाद आएगा रूट वर्ड, फिर आएगा प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, और फिर आ जाता है उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। तो अब ये क्या चीज है, प्रीफिक्स क्या है, रूट वर्ड क्या है, प्राइमरी सफिक्स क्या है, सेकेंडरी सफिक्स क्या है, बस इन्हीं का खेल है। अगर ये चार चीजें याद हो गई तो हम आईयूपीएसी किसी भी कंपाउंड के लिख सकते हैं। बस तरीका यही कि पहले प्रीफिक्स आएगा, फिर रूट वर्ड आएगा, फिर प्रीफिक्स प्राइमरी सफिक्स आएगा, फिर सेकेंडरी सफिक्स आएगा। ठीक है, तो पी आर पी एस ऐसे कर सकते हैं, प्राइमरी रूट प्राइमरी सेकेंडरी, है ना। चलो तो पहले ही बात करते हैं हम किसकी, रूट वर्ड्स क्या होते हैं। तो अगर हम रूट वर्ड्स की बात करें, तो रूट वर्ड्स जो मेन चीजें प्रोवाइड कराता है आईयूपीएसी नेम को। तो रूट वर्ड जैसे वन कार्बन, अगर कहीं सिंगल कार्बन लिखा है वन कार्बन, जैसे बोलते हैं हम मैथ, जैसे क्या बोलेंगे मैथ। अगर टू कार्बन लिखा है इसे बोलेंगे एथ, थ्री कार्बन लिखा है इसे बोलेंगे प्रॉप, तो ये रूट वर्ड है। फोर कार्बन लिखा है इसे बोलेंगे ब्यूट, फाइव कार्बन लिखा है इसे बोलेंगे पेंट, सिक्स कार्बन लिखा है इसे बोलेंगे हेक्स, हेक्स, सेवन कार्बन लिखा है इसे बोलेंगे हेप्ट, एट कार्बन लिखा है उसे बोलेंगे ऑक्ट, नाइन कार्बन लिखा है उसे बोलेंगे नॉन, और 10 कार्बन लिखा हो तो बोलेंगे डेक। तो दीज आर दी रूट वर्ड्स। अगर कोई सा भी कार्बन आए इस रूट वर्ड के हिसाब से चलना है। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या चीज पड़ती है हमारे पास,
प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स क्या है? प्रीफिक्स क्या होते हैं? प्रीफिक्स का मतलब जो कि हमारे पास एक ग्रुप होता है, जैसे कि मिथाइल ग्रुप हुआ, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप को प्रीफिक्स बोलते हैं। कैसे? एल्काइल ग्रुप। तो एल्काइल ग्रुप में कौन कौन से प्रीफिक्स है? जैसे पहला आ जाएगा CH3, तो CH3 का नाम पड़ेगा मिथाइल। जहां भी मिथाइल दिख जाएगा समझ जाओगे प्रीफिक्स से पहले लिखा जाएगा इसका नाम। या आ जाएगा C2H5, इसे क्या बोलेंगे? इथाइल। तो ये प्रीफिक्स है हमारे पास। अब इसके बाद आता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? प्राइमरी सफिक्स तो जो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ये प्राइमरी सफिक्स है। जैसे अगर सिंगल बॉन्ड आया कहीं, सिंगल बॉन्ड, तो इसे बोलेंगे हम क्या? एन। अगर आया कहीं डबल बॉन्ड, इसे बोलेंगे इन। और आया कहीं ट्रिपल बॉन्ड, इसे बोलेंगे आइन। तो दीज आर दी प्राइमरी सफिक्स। अगर कहीं भी ये बॉन्ड आएगा तो उसके हिसाब से चलना पड़ेगा हमें। अब लास्ट बचता है हमारे पास क्या? सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स में क्या आता है? कोई भी फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, वही सेकेंडरी सफिक्स होगा। जैसे कि अगर लिखा है, हम बात करें एल्कोहल की OH, तो इसे बोलेंगे हम क्या? ओल। तो ये एल्कोहल का IUPAC नेम है, ये सेकेंडरी सफिक्स में आएगा। अगर आता है कौन सा? COOH, है ना, तो इसे बोलेंगे ओइक एसिड। ओइक एसिड आ जाएगा। अगर आता है CHO, तो इसे बोलेंगे वन। अगर आता है CO, तो इसे बोलेंगे अल। तो दीज आर दी फंक्शन। अगर आता है ClBrI, तो इनका नाम क्या है? क्लोरो ब्रोमो आयोडो। तो इस तरह से चलना है हमें। तो ये हमारे पास IUPAC के रूल है जो हमें याद रख करके चलने हैं, और इसके हिसाब से हम नाम लिखते हैं। तो अब हम एक नाम लिख करके देखते हैं IUPAC और कैसे करते हैं देखते हैं, है ना। चलिए इसे नोट कर सकते हैं आराम से, इंपॉर्टेंट है सारा। चलिए भाई, तो IUPAC के नेमिंग हमने देख लिया, रूल क्या क्या है। हम एक कंपाउंड का नाम लिखने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हम लिखते ही हैं। ठीक, तो आया हमारे पास क्वेश्चन है, मान लो इस क्वेश्चन में हमसे कहा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गिव IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड का IUPAC नेम लिखना है, तो कंपाउंड दे रखा है हमें ये CH3 है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, यहाँ OH है, ठीक है। और यहाँ पे है H, यहाँ पे है H2, यहाँ पे H। ये है, इसका नाम देना है हमें, क्या नाम पड़ेगा। तो मैंने तुम्हें बताया IUPAC नेम का पहले तो आएगा प्रीफिक्स, फिर आएगा रूट वर्ड, फिर आएगा प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? नंबरिंग देनी पड़ेगी। नंबरिंग कहाँ से देनी है? नंबरिंग वहां से देनी है जहां से या तो प्रीफिक्स पास पड़े, मतलब मिथाइल ग्रुप, या फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। अब यहाँ दोनों है, मिथाइल ग्रुप भी है, फंक्शनल ग्रुप भी है। तो कहाँ से नंबरिंग दे? ध्यान रखो, अगर मिथाइल और फंक्शनल दोनों साथ आ गए तो हमें फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है। तो यहाँ से लेकर के चलना है और स्ट्रेट चेन लेनी है। तो नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 5। कार्बन पे नंबरिंग देनी है, दे दिया। चलो, अब पहले क्या आएगा? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स कौन सा है इनमें? प्रीफिक्स है मिथाइल ग्रुप। तो कौन से नंबर में मिथाइल? चौथे, तो 4 मिथाइल। प्रीफिक्स लिखा। उसके बाद क्या आएगा? रूट वर्ड। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, तो पेंट, पेंट, ठीक। उसके बाद क्या आएगा? प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स कौन सा है? जो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल, तो उसका सिंगल बॉन्ड है, पेंटेन, है ना। उसके बाद क्या आएगा? सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स कौन सा है भला? ये ये जो है, क्या है? OH। तो कौन से नंबर पे? 2। और OH को क्या बोलते हैं? ओल, पेंटेनोल। तो 4 मिथाइल पेंटेन 2 ओल। तो ऐसे इसको हम नाम देते हैं, ध्यान रखो, मैंने बताया भी था। ठीक, तो समझ में आया क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें अगर हम, इसमें एक क्वेश्चन और दिया हमसे, कहा है CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे CH3 लिखा, यहाँ पे CH3 लिखा, और यहाँ पे CH3, और हमसे कहा कि इसका IUPAC नेम लिखो। तो IUPAC नेम लिखने का सिंपल तरीका, स्ट्रेट चेन देख लो कार्बन की। अब यहाँ तो कोई ग्रुप है ही नहीं, जो भी है सब पे पास बैठेगा, 1 2 3, ठीक। सबसे पहले प्रीफिक्स, कितने हैं? 2 मिथाइल ग्रुप, तो 2 2। अब 2 है तो डाई आएगा,
डाई मिथाइल, उसके बाद रूट वर्ड 1 2 3 प्रोप, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, ये है एन, सेकेंडरी सफिक्स कोई है नहीं तो हम छोड़ देंगे, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ये आ जाएगा भाई आराम से। क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 में हमें क्या कहा, हमसे कहा कि CH3 C डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ से कनेक्टेड है CH3 CH2 CH3, यहाँ से कनेक्टेड है हमारे पास OH, ठीक है। और आगे एक और ले लो, चलो CH3 ये हटा दो, CH2 और यहाँ से कनेक्ट कर दो CH3, इस तरह से करके हमने, चलो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है। अब क्या किया जाए, अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट की जाएगी, पहली बात तो नंबरिंग स्टार्ट करने के लिए फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है, फंक्शनल ग्रुप एरिया तो वहाँ से पास बैठेगा। नंबरिंग करते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ये आया, ठीक। अब सबसे पहले प्रीफिक्स, प्रीफिक्स में क्या चीज़ है, मिथाइल ग्रुप, कितने पे, सेकंड पे, तो 2 मिथाइल, यहाँ पे क्या आएगा 2 मिथाइल, ठीक। रूट वर्ड कितना है सर, तो 6 है, तो हेक्स। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे हमें देखना है प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स में क्या है, डबल बॉन्ड आया, डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे, हमें ये वाला लेना है, लेफ्ट वाला 5 इन, 2 मिथाइल हेक्स 5 इन, उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या है, होल 3 होल, सेकेंडरी सफिक्स। तो इस तरह से हम बड़े अच्छे से यूज कर सकते हैं और बना सकते हैं कि कैसे हम IUPAC नेम लिखते हैं। तो आई होप तुम लोगों के समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम IUPAC नेम लिख सकते हैं और बना सकते हैं, ठीक है। तो बाकी ये क्वेश्चन तुम्हारे इस पर दिख रहे हैं, यहाँ पे स्क्रीन पर काफी क्वेश्चन दिख रहे हैं IUPAC नेम के, इनका IUPAC नेम राइट करके दिखाओ और बताओ क्या आंसर आएगा। कमेंट सेक्शन में फोटो डाल करके भेजना अपना, या ना सबका नाम लिख करके भेजना है, जिसका सारे नेम सही होंगे उसे हम शाउट आउट देंगे और यहाँ पे पिन कमेंट कर देंगे उसका, ठीक। चलिए, तो ये थे हमारे कुछ IUPAC नेम, और IUPAC नेम देखने होंगे तो बता रहा मैं IUPAC नेम पे एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मैं वन शॉट वीडियो बनानी है, इसलिए हम ज़्यादा बहुत नहीं एक्सप्लेन कर सकता IUPAC नेम को, मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन नहीं करा सकते, पॉसिबल नहीं है। तो एक सेपरेट वीडियो 10-15 की 20 मिनट का IUPAC नेम पे बना दी जाएगी, बस मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए कि हाँ आपको सच में चाहिए वो वीडियो, ठीक। चलिए, IUPAC नेम से हमने देखा, अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक इसका, सेकेंड लास्ट, जो कि है आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं, तो आइसोमर्स की अगर हम बात करें तो आइसोमर्स आर द कंपाउंड विच हैज सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, है ना। तो आइसोमर 2 टाइप के होती हैं, वैसे तो 4 टाइप के होती हैं, हम 2 टाइप के पढ़ेंगे, पहले पोजिशन आइसोमर्स और चेन आइसोमर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें द कंपाउंड विच हैज सेम सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, है ना। ये कितने टाइप का होता है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें, हम लिखा है CH3 CH3 CH2 CH2 CH3, ये एक क्या है, आइसोब्यूटेन है ना। तो इसका सेकंड फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये तो है C4H10। अगर हम इसका आइसोमर लिखे तो क्या करेंगे, इसको उठाकर नीचे ले आओ, तो CH3 CH2 CH3 CH2, तो ये भी आइसोब्यूटेन ही माना जाएगा, है ना। नॉर्मल ब्यूटेन, एन ब्यूटेन कह दो, आइसोब्यूटेन कह दो, तो ये कुल मिला करके आइसोमर्स कहलाते हैं, क्योंकि फॉर्मूला सेम है। तो 2 टाइप के होते हैं, टाइप ऑफ आइसोमर की बात करें, टाइप ऑफ आइसोमर्स, तो पहला क्या होगा, चेन आइसोमर, चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स में क्या होगा कि हम बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर देंगे, या किसी एल्काइल ग्रुप की पोजीशन चेंज कर देंगे, उसे चेन आइसोमर बोलते हैं, नहीं, हाँ चेन आइसोमर बोलेंगे। जैसे कि CH3 CH2 CH3, ये है, ये क्या है C3H8। तो हमने क्या काम किया, इसका अगला आइसोमर बनाया CH3 CH2 CH3, इस तरह से नीचे को बना दिया, है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका चेन आइसोमर हो जाएगा, सिंपल। अगर हम बात करें सेकंड की पोजीशन आइसोमर, पोजीशन
आइसोमर। तो पोजीशन आइसोमर में क्या होगा, पोजीशन आइसोमर में हम क्या काम करते हैं, या तो किसी फंक्शनल ग्रुप की या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज कर देते हैं। जैसे कि CH3 डबल बॉन्ड CH CH3 CH2 CH3, इसका आइसोमर बनाना हो तो डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, फॉर्मूला सेम बनेगा, स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो ये कहलाता है आइसोमर्स हमारा, चेन आइसोमर्स और पोजीशन आइसोमर्स। अब ये क्वेश्चन लिखा है देखो यहाँ, बताओ इसमें कौन पोजीशन आइसोमर है, कौन चेन आइसोमर है, या इसका आंसर बताओ सही से। ठीक है, तो ये थी बातें सारी की सारी हमारी किससे रिलेटेड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पे। तो चलिए अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एल्केन्स, मतलब फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन की बात कर लेते हैं अब। तो हाइड्रोकार्बन को कैसे बनाया जाता है, 3 टाइप के हाइड्रोकार्बन हमारे पास होते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, और इन तीनों को हम कैसे बनाएंगे और किस तरह से इनकी रिएक्शंस होगी और किस तरह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वर्क करती है और कहाँ इनका यूज़ होता है, ये पढ़ेंगे। उसके बाद एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, पांचों चीज़ें पढ़नी है। तो पहले हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन में एल्केन की। तो एल्केन का फॉर्मूला हमें पता है CnH2n+2 होता है, दिस इज द जनरल फॉर्मूला। अगर हम इसके मेंबर की बात करें तो n=1 रखेंगे तो CH4 मिलेगा जिसे हम मैथीन कह देते हैं, और अगर हम n=2 रखेंगे तो C2H6 मिलेगा जिसे हम इथेन कह देते हैं। अब हमें इथेन और मीथेन दोनों को ही बनाने के प्रोसेस देखना है, दोनों की ही केमिकल रिएक्शन देखनी है, दोनों की ही केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखनी पड़ेंगी। तो अगर हम यहाँ पे बात करें स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो स्ट्रक्चरल फार्मूला मीथेन का है, जिनमें एक कार्बन बीच में और चारों तरफ हाइड्रोजन कनेक्टेड है। अगर हम इथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाएंगे तो C2H6, 2 कार्बन होंगे, एक दोनों में यहाँ, दिस 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 दिस, तो दिस आर दी करेक्टेड लाइक दिस, तो ये ऐसे करेक्ट हो जाएंगे सब के सब, तो ये इथेन का फॉर्मूला बन जाएगा। अगर हम बात करें कैसे मिलता है, तो आपको पता है मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहते हैं। मार्स मतलब जहाँ पे दलदल होती है, तो दलदल में से आपने कभी देखा भी होगा कि दलदल में से बबल उठते रहते हैं ऊपर की तरफ को, वो जो बबल एक्चुअल में उठ रहे हैं वो मार्स गैस के हैं। अगर हम वहाँ पे माचिस की तीली लगाएंगे तो एकदम आग पकड़ लेगा और वो आग जलती रहेगी। तो आपको पता है कि जहाँ पे कोल दबा हुआ होता है वहाँ से भी मार्स गैस ही निकलती है। जहाँ पे कोल मतलब कोयले की माइनिंग होती है तो वहाँ पे जो गैस बनती है वो भी मार्स मतलब मीथेन गैस ही होती है। और मीथेन गैस इतनी हाईली फ्लेमेबल गैस है कि अगर एक बार आग पकड़ ली उसने, उसे बुझाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। तो आपने देखा भी होगा कि जो कहीं कहीं पहाड़ होते हैं तो पहाड़ों के नीचे अगर कोयला दबा हुआ है तो कोयला दबा होने की वजह से वो तैर खा के बाहर निकलती है गैस और वो आग पकड़ लेती है, और आग पकड़ने के बाद वो जीवन भर मतलब अनंत काल तक, इनफाइनाइट टाइम तक वो जलती रहती है, उसे बुझा नहीं पाती। जब तक वो मीथेन गैस खत्म नहीं हो जाती तब तक वो जलती रहेगी। तो ऐसे हम अकरेंस की बात करें तो कैसे मीथेन गैस को पाया जाता है, कैसे इथेन गैस को पाया जाता है। तो मीथेन गैस सबसे पहला मार्स गैस है, तो दिस फॉर्म एट द बॉटम ऑफ द मार्स, ये दलदल के सबसे नीचे मिलती है। सेकंड कहाँ पे मिलती है, इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर ऑफ एक्सेल्ड एनिमल, जो एनिमल एयर को एक्सहेल करते हैं मतलब बाहर निकालते हैं, हम ले रहे हैं और बाहर निकाल रहे हैं, तो मीथेन गैस भी साथ साथ निकलती है, लेकिन उनके पास ही जिनके पास सेल्यूलोज नाम का उनके अंदर वो होता है। दूसरी कोल की कैविटीज़ के अंदर कम से कम 90% मार्स गैस निकलती है। कोयले की खानों में 90% मार्स गैस होती है, जो गैस निकलती है वो मार्स। इसलिए आपने देखा होगा एक फिल्म है काला पत्थर, अमिताभ बच्चन साहब की, तो उसमें आपने देखा होगा कि नीचे वो कैविटी बन, जहाँ पे माइनिंग हो रही है कोयले की, तो उस कोयले की माइनिंग के दौरान वहाँ पे अचानक से रिसाव होने लगता है और गैस बन जाती है। तो कहते भी हैं कि भाई कैसे पता चलेगा कि गैस है या नहीं है, तो आगे जैसे जैसे बढ़ते रहते हैं स्मेल चेंज हो जाती है और उस स्मेल से हमें पता चलता है कि मीथेन गैस यहाँ पे रिस रही है और वो हाईली फ्लेमेबल है, तो जल्दी निकल जाना चाहिए। सब लोग वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। फिर इट इज़ ए प्रोड्यूस बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ वुड, वुड को डिस्टिल करके भी हम इसे बना सकते हैं। ये तो थी मीथेन की बात। अब इथेन कैसे मिलती है, इथेन 10 से 20% साथ साथ मिलती है किसके, मीथेन के, मतलब इथेन अपने आप ही मीथेन के साथ साथ हमें प्राप्त हो जाती है। तो ये थे। अब आपको पता है मीथेन गैस एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस क्या होती है, ऐसी गैस जो सन से जो रेज आ रही है वो अर्थ से टकरा करके वापस ना जा पाए, अंदर ही ट्रैप हो जाए, इन्हें ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। जैसे कि हमारा ग्लोब है पूरा का पूरा, ये अर्थ का ग्लोब है, उसके चारों तरफ का ये क्या है, एटमॉस्फेयर। अब इस एटमॉस्फेयर में क्या है, मार्स गैस है। तो सन से जैसी लाइट आएगी यहाँ पे, ये सारी की सारी लाइट अंदर ही ट्रैप हो जाएगी। ट्रैप होने की वजह से क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब बढ़ जाता है, और इसी वजह से हमारी ग्लोबल वार्मिंग होती है, जिसे हम कहते हैं कि भाई ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है, हमारा ग्लोब ये अर्थ गर्म होती जा रही है। क्यों, क्योंकि सारी की सारी जो रेज है, सन रेज, वो बाहर ही नहीं निकल पा रही। बहुत सारा हमने प्रदूषण कर रखा है, यहाँ पे पोल्यूशन है और मार्स गैस इसका मेन इंपॉर्टेंट रोल है, तो इस वजह से। तो कुल मिलाकर के इसे हम इसी ग्रीन हाउस गैस कहते हैं।
आ जाता है वो ग्रीन हाउस गैस को कहते हैं, क्योंकि इट कैन ट्रैप ऑल दी सन रेज इन द अर्थ एटमोसफियर। तो अब बात करते हैं लैब प्रिपरेशन। तो लैब में कैसे बनाते हैं इसका, देखो दो मेथड होते हैं, एक तो इंडस्ट्रियल और एक लैब प्रिपरेशन। हम लैब में बनाना सीखते हैं। तो एक फिगर है यहाँ पे, फिगर हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, आता नहीं पेपर में, लेकिन मैंने दिखा दिया आपको कि फिगर ये है एक्चुअल में कि कैसे कैसे बनाते होंगे। मिक्स करते हैं, किसे मिक्स करते हैं, सोडियम एसीटेट को मिक्स करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सोडियम एसीटेट को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स करेंगे तो हमें Na2CO3 मिलेगा और मिलेगी मीथेन गैस CH4। तो एक्चुअल में होगा क्या, यहाँ से ये जो Na मिक्स हो जाएगा और यहाँ से CH3 इस वाले H के साथ कनेक्ट होकर के क्या बना लेगा, CH4। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बचने वाला था, ये कार्बन डाइऑक्साइड डिकम्पोज होकर के क्या बना लेती है, NO2CO3। इसी वजह से इसका दूसरा नाम क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनने वाली थी वो कन्वर्ट हो जाती है कार्बोनेट में और सोडियम कार्बोनेट बना लेती है और मीथेन गैस हमारे यहाँ से बाहर निकल जाती है। उसके लिए हमारे पास टेम्परेचर CaO तक क्विकलाइम होना चाहिए, इसके प्रेजेंस में होगा, और 300 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम हमें टेम्परेचर होना ही चाहिए, तब जाकर के हमें मार्स गैस मिल जाती है। 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में हीट करना पड़ेगा और CaO एक क्विकलाइम में डाई एजेंट की तरह वर्क करेगा। अगर हम इथेन को बनाना सीखें तो इथेन का फॉर्मूला हम जानते हैं C2H6। और हम इसे कैसे बनाएंगे, तो सोडियम प्रोपोनेट, इसे बोलते हैं सोडियम प्रोपोइनेट, सोडियम प्रोपोइनेट। सोडियम प्रोपोइनेट की रिएक्शन फिर से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा देंगे तो फिर से डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, मतलब CO2 कन्वर्ट हो जाएगी इस Na2CO3 में और C2H6 गैस बाहर मिल जाएगी। यहाँ पे हम अगेन क्विकलाइम को यूज़ करेंगे और 300 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर देना पड़ेगा। ये लेबोरेटरी मेथड है जो लैब में प्रोड्यूस किया जाता है। लैब में मतलब जो छोटे से लेवल पे बनाना हो, बड़े लेवल पे बनाना होता है तो इंडस्ट्रियल मेथड यूज़ किया जाता है, जिसे अनदर मेथड कहते हैं, जैसे कि आयोडोब्रोमाइड। तो ब्रोमीन के साथ हम रिएक्शन करा देते हैं कुछ इस तरह से। अगर हम सेकंड बात करें CH3Br की रिएक्शन हम 2 हाइड्रोजन से करा देते हैं, तो इस तरह से यहाँ से क्या बन जाएगा, आयोडोब्रोमाइड HI से रिएक्शन कराते हैं, CH4 मिल जाता है और सोडियम ब्रोमाइड करके कुछ बाहर निकल जाता है। तो हालांकि ये रिएक्शन हमने पढ़ी नहीं, मेन ये रिएक्शन हमने लेबोरेटरी मेथड पूछता है तो लेबोरेटरी में पता होना चाहिए। अब इसके कुछ केमिकल रिएक्शंस होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, देखो यहाँ पे लिखिए हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती हैं, सबसे पहले कंबशन करते हैं हम मीथेन गैस का और इथेन गैस का कंबशन करेंगे, एक तो कंप्लीट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एक इनकम्प्लीट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो कंप्लीट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कैसे करेंगे, जब कंप्लीट ऑक्सीजन होगा तो हमने मीथेन को लिखा CH4 प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके CO2 और H2O बनाया। तो CO2 और H2O मतलब कंप्लीट कंबशन है। कंप्लीट कंबशन की पहचान ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही होगी बाहर। अगर हम मीथेन की साथ करें तो C2H6 प्लस 7O2 4CO2 प्लस 6H2O निकल जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में कॉमन है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी ही बनेगी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है तो कंप्लीट कंबशन हो रहा है, पूरी की पूरी गैस जल गई है। लेकिन अगर हम इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर करें, मतलब एयर की सप्लाई को कम कर दे, हम सफिशिएंट एयर ना दे पाए, तब क्या होगा, CH4 की रिएक्शन ऑक्सीजन से होगी और ये बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट है तो समझ जाओ कि इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है और पूरी नहीं जल पा रही गैस और वाटर के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ऐसे इथेन गैस की रिएक्शन है C2H6 प्लस 5O2 प्लस 4CO प्लस H2O, इसे बोलते हैं कंबशन। अगर हम बात करें दूसरी रिएक्शन हेलोजन के साथ, तो हेलोजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, हमने केवल क्लोरीन की रिएक्शन दिखाई है लेकिन सबके साथ ऐसे रिएक्ट करते हैं। तो क्लोरीन कैसे रिएक्शन कर रहा होगा, देखो CH4 प्लस Cl2 ने रिएक्शन करी तो एक H Cl के साथ बैठ जाएगा और एक Cl इस H के रिप्लेस कर लेगा, मतलब कुछ इस तरह से रिएक्शन होती है। CH यहाँ पे आएगा, H यहाँ पे आएगा, H यहाँ पे आएगा, H यहाँ पे आएगा और प्लस यहाँ Cl और यहाँ पे Cl। तो ये Cl इससे मिल जाएगा जा करके और ये यहाँ कनेक्ट हो जाएगा आकर के, तो यहाँ बनेगा HCl और यहाँ HCl, तो कुछ से CH3Cl बन जाएगा। फिर इसकी रिएक्शन अगेन कराएंगे हम यहाँ CH3Cl से, फिर Cl2, फिर एक Cl2 रिप्लेस करेगा एक H को और CH2Cl2 और HCl निकल जाएगा। फिर हम दोबारा से करेंगे तो CH2Cl2 प्लस Cl2 फिर CH3HCl और एक क्लोरोफॉर्म कहलाता है। क्लोरोफॉर्म का काम क्या होता है, बेहोश करना। ये बेहोश करने वाली दवा मेडिसिन में यूज़ होता है ना, जब किसी को ऑपरेशन करना होता है तो इंजेक्शन दिया जाता है बेहोशी का, आपने सुना भी होगा। तो एक्चुअली वो बेहोशी का इंजेक्शन क्या है, क्लोरोफॉर्म ही तो है। या कभी कभी डकैती डलती है तो वो पीछे से फिल्मों में देखा होगा रुमाल लगा देते हैं नाक पे, तो वो कौन सा है, क्लोरोफॉर्म ही तो होता है। उसके बाद हमने देखा कि CH3 प्लस Cl2 कंप्लीट हाइड्रोजन रिमूव कर देगा, CCl कार्बन टेट्राक्लोराइड बना लेता है और HCl ये कार्बन टेट्राक्लोराइड कहलाता है। C यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl आ जाएगा और यहाँ भी Cl आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट केमिकल रिएक्शन मिल जाती है। बाकी रिएक्शन जो थी ये सिलेबस में है ही नहीं, हमें केवल ये मेन 2 रिएक्शन याद करनी है जो कि केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है।
अगर हम बात करें हम इसके यूजेस की, तो मीथेन गैस का यूज़ कहाँ पे होता है, एज ए फ्यूल यूज़ की जाती है डोमेस्टिक फ्यूल्स। और दूसरा यूज़ कहाँ पे होता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड का सोर्स है, इससे कार्बन मोनोऑक्साइड बनाई जा सकती है। कैसे, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ एयर देख लो यहाँ पे, और हम यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड डायरेक्टली दिखाई देगी। और ऐसे इथेन के वजह से ये भी एज ए फ्यूल यूज़ की जाती है। तो ये हमारी पूरी कहानी थी किसके, एल्केन को बनाने की। अब एल्कीन इससे भी आसान है, क्यों, क्योंकि एल्कीन में केमिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत कम है, मतलब 1-2 केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, और लैब प्रिपरेशन मेथड है जो हमें देखना है। तो हम इसके बाद एल्कीन और एल्काइन की बात करेंगे, एल्कीन एल्काइन ख़त्म करके एल्कोहल और इथेन की बात करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं किसकी, एल्काइन और एल्कीन, मतलब एल्कीन और एल्काइन को कैसे ने लैब में बनाया जाता है। छोटे से टॉपिक है बिल्कुल, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत कम है, बल्कि है ही नहीं। लेबोरेटरी मेथड है, फिगर बनवा रहा होगा दोनों का सामने, इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने यहाँ नहीं बनाया, वरना टाइम भी बहुत लगता। फिगर बनाना हो तो पॉज करके बना सकते हैं। सबसे पहले हम एल्काइन की बात करते हैं। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला पता है, CnH2n होता है। इसका मेंबर, पहला मेंबर जब n=1 पुट करेंगे तो वो तो मिलेगा नहीं, n=2 पे फर्स्ट मेंबर वी विल गेट, जो होगा C2H4, इसे हम इथीन बोलते हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर जो होगी, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएंगे, क्योंकि कार्बन के पास 4 वैलेंसी है तो 4 बॉन्ड बनने हैं, तो एक हाइड्रोजन से बना लेगा। फिर भी 2 की ज़रूरत है, एक हाइड्रोजन ने बनाया, फिर भी 2 की ज़रूरत है, तो दोनों ने आपस में बनाया। हर एक बॉन्ड के बीच 120 डिग्री का एंगल होता ही है, इसमें स्ट्रक्चर है। अगर लैब की बात करें तो लैब में कैसे बनाया जाता है, इथेनॉल के साथ कंसनट्रेटेड H2SO4 मिला दिया जाएगा। इथेनॉल क्या होता है, C2H5OH, इसके साथ हम कंसनट्रेटेड H2SO4 जब मिलाएंगे तो हमें मिलेगी, साथ में क्या निकल जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा। 170 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन होगी। तो ये सिंपल सा लेबोरेटरी मेथड है जो लैब में यूज़ किया जाता है बनाने के लिए। ये हमारे पास इथीन गैस आ जाएगी। लेकिन अगर हम डिहाइड्रोजिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। डिहाइड्रोजिनेशन मेथड का मतलब क्या होता है, इसमें से हम हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। देखो किसकी फॉर्म में, तो अगर हम बात करें C2H5Cl, है ना, ये क्या चीज़ है, इथाइल क्लोराइड है। इसकी बात हम करें KOH के साथ रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या होगा, C2H4, इसका H निकल करके H2O के पास मिल जाएगा और K जुड़ जाएगा Cl से, और इसका H जुड़ जाएगा OH से, और यहाँ बचेगा C2H4, KCl और H2O बाहर आ जाएगा। तो ये जो C2H4 बनेगा यही हमारी इथीन गैस है। हमारे कहने का सेंस ये है कि यहाँ तो C2H5 था, इसका एक 5 में से एक H निकल करके वहाँ चला जाएगा। ऐसे ही अगर हम इसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, क्योंकि जो लेबोरेटरी मेथड थे कंप्लीट हो चुके हैं, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन लिख लेना बस, और कुछ नहीं। केमिकल प्रॉपर्टी में पहले हाइड्रोजिनेशन होता है। हाइड्रोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, उसमें डिहाइड्रोजिनेशन का था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसमें एडिशन होगा हाइड्रोजन का। तो हमने हाइड्रोजन को क्या किया, C2H4 के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट कराई 200 डिग्री सेंटीग्रेड निकल के प्रेजेंट में, जो कि कैटलिस्ट है ना, कैटलिस्ट रिएक्शन की रेट को बढ़ा देगा, तो C2H6 बनाएगा यहाँ पे। और C2H6 आपको पता ही है एक कंपाउंड होता है ना। अब इसके साथ करें हम हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन के साथ रिएक्शन कराना। हेलोजन क्या है, क्लोरीन। तो हमने देखा C2H4 प्लस Cl2, तो Cl2 के साथ जाकर के मिल जाएगा C2H4Cl2, तो क्या हो जाएगा, इथाइल क्लोराइड बना लेगा मिल करके। तो कुछ ये केमिकल प्रॉपर्टी है जो हमें याद होनी चाहिए। यूजेस अभी दिखा देंगे। बात एल्काइन की करते हैं, तो एल्काइन के केस में जनरल फार्मूला CnH2n-2 होता ही है, सबको पता है। उसके बाद मेंबर, इसका फर्स्ट मेंबर तो होगा नहीं, सेकंड मेंबर की बात करें C2H2, इसी का दूसरा नाम इथाइन गैस या एसिटिलीन गैस कहते हैं। इथाइन कह दो या एसिटिलीन, वो इथीन थी, ये इथाइन, इसमें वाई आएगा, उसमें ई था, या एसिटिलीन। इसके स्ट्रक्चर HC ट्रिपल बॉन्ड आएगा, क्योंकि 2 ही H है यहाँ पे, तो एक H इससे मिल जाएगा, एक H इससे मिल जाएगा, तो 3 बन जाएंगे इलेक्ट्रॉन। जब 3 इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो तीनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। अगर लैब प्रिपरेशन की बात करें तो कैल्शियम कार्बाइड के साथ हम किसके रिएक्शन कराते हैं, वाटर। कैल्शियम कार्बाइड में जब वाटर डालेंगे तो वहाँ से निकलेगा CaOH का होल ट्वाइस, जो कि निकल के बाहर, और C2H2 एसिटिलीन गैस बन जाएगी। आपने देखा होगा वेल्डिंग में यूज होती है, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग होती है ना, जिसमें हम गैस वेल्डिंग जिसे बोलते हैं। तो कार्बाइड से निकल रहता है वाइट कलर का, तो वही है ये कार्बाइड, उससे निकलता है। तो कैल्शियम कार्बाइड से बनाया जा सकती है, या दूसरा तरीका क्या है इसका, 1,2 डाइब्रोमो इथीन से रिएक्शन करा सकते हैं। तो 1,2 डाइब्रोमो, देखो डाइब्रोमो इथीन तो वेरी 1,2, इसकी रिएक्शन कराया 2 KOH से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। तो होगा क्या, यहाँ से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये जो पोटेशियम है ये इसके साथ जाकर के Br के साथ जाकर के मिल जाएगा, और बचेगा क्या हमारे पास, ये H दोनों आपस में मिल करके ये वाला O इन दोनों H के साथ जाकर के H2O बना लेगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, C2 और H2, क्योंकि इसका H बाहर निकल चुका, इसका H बाहर निकल चुका, तो CH या C2H2 कह सकते हैं। तो यहाँ से भी हम इसे एसिटिलीन गैस को बना सकते हैं इजीली।
अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन करना है इसका, कंबंशन। कंबंशन की फर्स्ट पहचान मैंने पहले ही बता रखी है। कंप्लीट कंबंशन की पहचान है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, इनकम्प्लीट कंबंशन की पहचान है कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकलेगी। तो हमने देखा कि 2C2H5 के साथ 5 ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई हमने, तो 4CO2 बाहर निकला, 2H2 और हीट निकली बहुत सारी। तो ये जो 4CO2 क्या बता रहा है, ऑक्सीडेशन हुआ है, मीन्स कंप्लीट कंबंशन हुआ है। अगर हैलोजन का एडिशन करें हम, तो एडिशन मतलब क्लोरीन ऐड करानी है, तो C2H2 में Cl2 ऐड कराया। कहाँ से आया Cl2? ये Cl2 आया CCl4 से, कार्बन टेट्राक्लोराइड से, तो मिलकर के CHCl बनाया। हमने फिर Cl2 लिया, कहाँ से? CCl4 से, फिर CH Cl2 इस तरह से प्रोसेस चलता रहता है। सेम रिएक्शन ब्रोमीन के साथ, सेम रिएक्शन आयोडीन के साथ, क्योंकि ये हैलोजन फैमिली के कंपाउंड से, इस वजह से सारी रिएक्शन सेम ही रहेगी। कुल मिलाकर के एल्कीन और एल्काइन का हमने मेथड और प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये हमने सब देखी है। यूज़ इन दोनों के सामने लिखे हुए आ रहे होंगे, दो यूजेस आराम से उतार लेना, ये इंपॉर्टेंट है। आगे के चैप्टर के लिए हम बात करते हैं किसकी, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, इन्हें कैसे बनाते हैं, उनके क्या क्या केमिकल रिएक्शंस है। तो चलिए तो बात करते हैं अब किसके, एल्कोहल के। एल्कोहल को कैसे बनाया जाता है, एल्कोहल का एक्चुअल फार्मूला क्या है। तो एल्कोहल का जनरल फार्मूला ROH, R मतलब कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, CH3 C2H5 C3H7, दीज आर द एल्काइल ग्रुप, और नए नई फैमिली मेम्बर बन जाएंगे एल्कोहल के। अगर हम मेंबर की बात करें तो हमने सेकंड मेंबर लिया है C2H5OH, इथेनॉल। तो इथेनॉल ही हमारे सिलेबस में, इसे ही बनाना है इंडस्ट्रियल मेथड से भी और लैब प्रिपरेशन मेथड से भी। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखनी है। तो इसकी स्ट्रक्चर होगी COH, 4OH, 5OH, इस तरह से आ जाएंगे। अगर लैब प्रिपरेशन की बात करें तो लैब में हाइड्रोलिसिस किया जाता है एल्किल हैलाइड का। एल्किल हैलाइड क्या होता है कि इसके साथ देखो CH3 के साथ कोई भी हैलोजन जोड़ देंगे, CH3 ग्रुप के साथ R क्या होगा, CH3 मतलब R स्टैंड फॉर एल्काइल ग्रुप CH3, और X स्टैंड फॉर हैलोजन जो कि Cl, Br, I कुछ भी हो सकता है, ये याद रखना। तो हमने लिखा RX के साथ KOH जोड़ा, तो हमने देखेंगे कि OH R के साथ कनेक्ट हो जाएगा और KX बाहर निकल जाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे CH3Br लिया हमने, मिथाइल ब्रोमाइड, और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया, तो हमने देखा कि KBr के साथ कनेक्ट हुआ और OH CH3OH, और ये बना मिथेनॉल। ऐसे ही हमारे पास C2H5Cl, KOH लिया तो K के साथ Cl कनेक्ट हुआ और क्या बना, इथेनॉल। तो इस तरह से हम लैब में हाइड्रोलिसिस करा के इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर हम इंडस्ट्रियल मेथड की बात करें तो इंडस्ट्री में कुछ नहीं करना, ये जो इथाइन गैस थी, इथीन गैस में वाटर के साथ हाइड्रोजन फॉस्फेट के प्रेजेंस में रिएक्शन करा देंगे तो अपने आप ही अल्कोहल बन जाएगा जो कि इथेनॉल होगा। नेचुरली कैसे मिलता है, नेचुरली फर्मेंटेशन से मिलता है। फर्मेंटेशन मतलब एक एनारोबिक प्रोसेस है जिसमें एयर ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं सकता, तो वहाँ पे सड़ने लगती है चीज़ें, तो फर्मेंटेशन होने के बाद ये अपने आप बन जाता है अल्कोहल। और आपको पता भी है वाइन में डाला जाता है क्योंकि हमारे सेरेब्रम का ये पूरा का पूरा बैलेंस बिगाड़ सकता है। तो अल्कोहल यही वो अल्कोहल है जिसे हम वाइन में डालते हैं और जिस हमें नशे की अनुभूति होती है, नशा लगता है कि हमने नशा किया है। तो यही वो सारी की सारी चीज़ें हैं अल्कोहल से रिलेटेड। अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है ये देखते हैं और उसके यूजेस देखते हैं। ठीक है, बात करें अल्कोहल की, तो अल्कोहल की प्रॉपर्टीज़ क्या है। सबसे पहले नेचर, इनफ्लेमेबल होता है। इनफ्लेमेबल का मतलब वो हाईली वोलेटाइल होगा और ये एकदम से उड़ जाता है। आपने देखा होगा जब वाइन पे हम आग लगाते हैं एकदम आग पकड़ लेती है, तो उसका मतलब ये इनफ्लेमेबल है, मतलब जल्दी से जल जाता है। उसके बाद हम बात करें सोल्युबिलिटी की, तो दे आर सोल्युबल इन वाटर एज वेल एज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो वाटर में आराम से सोल्युबल हो जाएंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी सोल्युबल हो जाएंगे। वाटर में कैसे सोल्युबल होंगे आपको पता है, वाइन में पानी डालते हैं तो आराम से सोल्युबल हो जाती है। ऐसे ही दे आर कलरलेस एंड फेंट ऑर्डर, बर्निंग टेस्ट होता है इसका, है ना। तो अगर हम बात करें इसकी, तो देखो ये जो पहली केमिकल रिएक्शन है कंबशन, कंबशन में क्या होगा, हम इसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंप्लीट कंबशन करेंगे। अगर CO2 बन रही है तो कंप्लीट कंबशन है। तो C2H5OH के साथ हमने ऑक्सीजन रिएक्शन कराया तो 2CO2 प्लस 3H2O प्लस हीट निकली बहुत सारी, और पेल ब्लू कलर की फ्लेम दिखाई देगी। इसका मतलब क्या होगा, ये बर्न हो रही है, कंबशन हो रही है। अगर ये नॉट इन सिलेबस, इस सिलेबस में नहीं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। पर हम आगे की केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ पे जो केमिकल प्रॉपर्टी बनेगी नेक्स्ट वाली, तो इस केमिकल प्रॉपर्टी में हम देखेंगे एडिशन विद सोडियम, वो एक्शन विद सोडियम। तो सोडियम के साथ एक्शन में देखो क्या होता है कि हमने लिया पहले मिथाइल लिया, पहले मिथेनॉल लिया, फिर इथेनॉल लिया। तो मिथेनॉल में CH3OH प्लस Na मतलब सोडियम। तो हमने क्या देखा, CH3ONA सोडियम मेथॉक्साइड बनता है, मतलब Na रिप्लेस कर देगा केवल हाइड्रोजन को और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे इथेनॉल क्या काम करेगा, 2Na के साथ सोडियम इथॉक्साइड बनाएगा, वो मिथॉक्साइड बनाता है, इथॉक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस फिर से बाहर निकल जाएगी। और आपको पता है ये टेस्ट के लिए, अल्कोहल के टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। अब रिएक्शन विद एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH, उसकी रिएक्शन हमने कराई पहले मिथेनॉल से, तो मिथेनॉल CH3OH। तो ये क्या देखा, कंसंट्रेटेड H2O4 डाला हमने बीच में, जब हम डालेंगे तो हमें मिलेगा मिथाइल एसीटेट, CH3COOCH3, ये वाला CH3 उस वाले CH3 से रिएक्शन कर जाएगा और यहाँ पे मिलाएगा CH3COOCH3।
और H2 बाहर निकल जाएगा। ये जो C होता है इसे C ना पढ़ के COO पढ़ा जाता है केमिस्ट्री में। ऐसे जब मिथेनॉल की करेंगे हम इथेनॉल की C2H5OH CH3COOH, तो यहाँ पे CH3COO C2H5 और H2 बाहर निकल जाएगा। इस तरह से केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है इसकी। अगर हम यहाँ पे और कोई प्रॉपर्टी देखें तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, अगला डिहाइड्रेशन विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। डिहाइड्रेशन मतलब पानी को बाहर निकालना है सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स करने के बाद। तो देखो कैसे करते हैं। अगर हम देखा देखो वाटर सब में बाहर निकला हुआ है, डिहाइड्रेशन मतलब वाटर को बाहर निकाला, 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे करनी है। C2H5OH को हमने कंसनट्रेटेड H2SO4 डाला तो C2H4 मतलब कि इथीन गैस मिलेगी और वाटर बाहर निकल जाएगा, सिंपल। ऐसे अगर हम बात करें C2H5OH को Al2O3 के प्रेजेंस में तो C2H4 प्लस H2O इथीन गैस ही मिल गई, वही ऊपर वाली रिएक्शन नीचे रिपीट की है, बस इसमें हमने यूज़ किया है Al2O3 अगर हमें 350 डिग्री सेंटीग्रेड यूज़ कर रहे हैं तो। इस तरह से रिएक्शन है सारी। इसके यूजेस क्या होते हैं अल्कोहल के, इट इज़ गुड सॉल्वेंट फॉर गम्स एंड डेसिन, है ना, अच्छे से सॉल्व हो जाता है। थर्मोमीटर में यूज़ किया जाता है प्रिजर्वेटिव की फॉर्म में। इट मैन्युफैक्चरिंग केमिकल बनाने में यूज़ किया जाता है, क्लोरोफॉर्म आयोडोफॉर्म ये सब इससे ही बनाए जाते हैं। इथाइल अल्कोहल यूज इन एल्कोहलिक ड्रिंक, देखो मैंने बताया वाइन में यूज़ होता है, एल्कोहलिक ड्रिंक में ही इसे यूज़ किया जाता है पीने के लिए, और ये फ्यूल की तरह भी काम करता है। तो दीज आर दी यूजेस ऑफ द एल्कोहल। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक कार्बोक्सिलिक एसिड की। कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाया जाता है लैब में, बहुत छोटा टॉपिक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन सा मेंबर है जो हम पढ़ेंगे, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्म होता है CnH2n+2 और COOH या RCOOH। इसमें COH और डबल बॉन्ड के साथ O है। तो यहाँ पे अगर पहला मेंबर लेंगे तो मिथेनोइक एसिड बनेगा, दूसरा मेंबर लेंगे तो इथेनोइक एसिड बन जाएगा। यहाँ पे देखो तो दीज आर COOH ग्रुप डी कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक, इसका IUPAC नेम क्या होता है, इथेन डाइओ एसिड। IUPAC नाम मैंने लिखवाना सिखाया है तुम लोगों को, सबको पता भी है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसे एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, इथेनोइक एसिड को, जो कि इसका फर्स्ट मेंबर है सीरीज का। और उसकी रिएक्शन स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगी, कार्बन के साथ तीनों हाइड्रोजन मिल जाएंगे और ये बन जाएगा, एसिटम भी कह देते हैं इसे, ठीक। उसके बाद हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टी की, तो फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है कि इथेनोइक एसिड कलरलेस होता है, इसके अंदर कोई भी विनेगर जैसी स्मेल आती है, और ये एसिटिक एसिड है, और ये 180 डिग्री पे बॉयल हो जाता है। ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी है। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टीज आ जाएगी कि इसके साथ रिएक्शन कराने पर, हमने से रिएक्शन कराया किस में, मेटल के साथ, जिंक मेटल या मैग्नीशियम मेटल, तो CH3COOH ये मिथेनोइक एसिड का पहला मेंबर है। Zn के साथ रिएक्शन करें, Zn आगे बैठ के H2 को बाहर निकाला तो CH3COOH Zn प्लस H2, इसका पूरा हॉटवाइज बनेगा क्योंकि Zn की वैलेंसी 2 है। ऐसे ही मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन बनेगी, मैग्नीशियम एसिटेट बनाएगा। अगर हम बात करें किसके साथ, बेस के साथ रिएक्शन कराए इसकी, तो ये एसिड है क्योंकि एसिटिक एसिड है CH3COOH, बेस तो क्या बनाएगा CH3COOH ने सोडियम एसीटेट बनाया और हाइड्रोजन ऑक्साइड मतलब वाटर बाहर निकाल सकता है आराम से। तो इसी तरह से NH4OH के साथ अमोनियम क्लोराइड ऑक्साइड के साथ कराई, तो इथेनोइक एसिड की ये प्रॉपर्टी है। अगर इथेनोइक एसिड की हम बात करें, इथेनॉल के साथ रिएक्शन कराए, जैसे एसिटिक एसिड के इथेनॉल के साथ रिएक्शन कराई तो हमें क्या मिला, इथाइल एसीटेट मिल जाता है, और ये रिएक्शन कहलाती है एस्टरिफिकेशन। इस तरह से नाम आ जाता है छोटे छोटे। अगर हम इसके यूजेस की बात करें, देखो छोटी मोटी रिएक्शंस है आप देख सकते हो। इसके बाद यूजेस की बात करें तो यूज़ कहाँ कहाँ होता है, सल्फर आयोडीन रेजन इन सब चीज़ों में सॉल्वेंट हो जाता है, लेबोरेटरी रेजेंट की तरह यूज़ होता है, विनेगर में यूज़ होता है, डाई परफ्यूम और मेडिसिन बनाने में यूज़ किया जाता है। तो ये हमारा पूरा चैप्टर था कार्बोक्सिलिक एसिड तक, और अब इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ के नोट्स बना लेना। विश ऑल दी वेरी बेस्ट।